हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी के उपन्यासों की भूमिका के ऊपर, जिसमें हमने कोशिश की है कि कुल 13 उपन्यासों जो लगे हुए हैं उनकी भूमिकाओं पर बातचीत कर लिया जाए, क्योंकि हमने 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखा तो उसमें भूमिका से रिलेटेड कई सवाल देखने को मिले हैं। और वैसे भी किसी भी रचना की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और आप लोगों ने भी व्यवहारिक जीवन में सुना होगा कि ज़्यादा भूमिका बांधने की कोशिश मत कीजिए। यानी कि आप समझ रहे हैं कि लोक जीवन में भी भूमिका का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो एकेडमिक में खासतौर से हिंदी उपन्यासों की जो भूमिका है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जितने भी उपन्यास लगे हैं क्या है, तो हम उन्हें परीक्षा के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आखिर तक आप सभी इस वीडियो लेक्चर को अपने लिए जरूर देखेंगे। तो चलते हम बात करते हैं। जो सबसे पहला यहाँ पर उपन्यास आपको दिखाई पड़ रहा है, देवरानी जेठानी की कहानी। तो जैसे ही मैंने इस उपन्यास का नाम लिया, आपके दिमाग में इसका प्रकाशन वर्ष, इसके लेखक का नाम आ गया होगा। इससे पहले भी हमने इस पर वीडियो बना दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो जब आप देवरानी जेठानी की कहानी की भूमिका पढ़ेंगे तो उसकी शुरुआत होती है, स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मान लीजिए आपके एग्जाम में इतना दूर हो सकता है कि कोटेशन पूछ लिया जाए कि किसकी भूमिका से ली गई है, या फिर किस लेखक का ये कथन है कि स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास लगा हुआ है, यह उपन्यास स्त्रियों की शिक्षा को केंद्र में रखकर लिखा गया है। और इसका प्रकाशन वर्ष आप देखेंगे तो बहुत आपको आश्चर्य होगा कि उस समय भी जितने भी लेखक हैं स्त्रियों की शिक्षा को लेकर काफी चिंतित थे और उन्होंने रचनाएं भी लिखी हैं। आगे लिखते हैं गौरी दत्त शर्मा, जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने पुस्तक में स्त्रियों ही की बोल चाल और वही शब्द जहां जैसा आशय है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के वाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे कि न कोई चित्त से पढ़ता है और न सुनता है। अच्छा, ये आप देखेंगे कि भारतेंदु युगीन एक तरीके से उपन्यास है, और ये शुरुआती गद्य में लिखा जाने वाला उपन्यास है, इसलिए इसका वाक्य विन्यास आपको थोड़ा सा अलग ढंग का दिख रहा होगा। आगे लिखते हैं कि इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है, बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है उससे क्या क्या लाभ होता है, स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोज कर सब लिख दी है का, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घरों में हो रहा है, बाल बराबर भी अंतर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इस उपन्यास में एक खास जाति या वर्ण के बारे में यहाँ पर बार बार लेखक ने इंडिकेट किया। और आपने उपन्यास की पहली पंक्ति को आप पढ़ेंगे तो मेरठ के सर्वसुख बनिए जो कि अग्रवाल समुदाय से है उसका जिक्र किया गया है, उसी के बारे में बात हो रही है। प्रकट हो गई यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केमसन साहिब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, बहादुर को ऐसी पसंद आई, मन को भाई और चित्त को लुभाई की शुद्ध करके इसके छपने की आज्ञा दी और 200 पुस्तक मोल ले ली। और श्रीमंत महाराधिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नंबर 2672 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरी दत्त को 100 रुपए इनाम मिले। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ तथ्य हैं कि इस उपन्यास से कौन प्रसन्न हुआ था। एम केमसन साहिब काफी
इससे प्रभावित हुए और इन्होंने पंडित गौरी दत्त को 100 रुपए इस उपन्यास पर पुरस्कार मिला और इसका प्रकाशन आप देख रहे हैं कि 1870 में हुआ था। कुछ पंक्तियां हैं, हो सकता है कि पूछ ली जाए। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेबे वहीं, दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। पंडित गौरीदत्त शर्मा भूमिका में लिखते हैं। अगर जब आप देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की शुरुआत करेंगे, देखेंगे पहले भाग की जब शुरुआत होती है तो पहला ही वाक्य यहाँ पर लिखा गया है, मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। मंडी में आड़त की दुकान थी। आसपास के गांव से लोग सौदा लाते, इसकी दुकान पर बेच जाते। पैसा रुपया तुलाई का इसके हाथ भी लग जाता और कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाज पात लेकर दुकान में डाल देता और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते की भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली धन दौलत दूध पूत परमेश्वर का दिया उसके सब कुछ था और यह इसने अपने ही पुरुषार्थ से किया था। तो आप देख रहे हैं कि जो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है उसकी भाषा शैली कैसी है। प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य का जब विकास हो रहा है उस समय की आपको ये गद्य लग रहा होगा, ठीक है। और भूमिका में क्या क्या चीजें वर्णित की गई आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे उपन्यास के ऊपर जिसका नाम है परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। इसकी भी भाषा को आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कठिन लगेगी क्योंकि ये भी 1882 में लिखा गया। तो लगभग आप देख रहे हैं कि लगभग 12 सालों के बाद ये उपन्यास लिखा गया था देवरानी जेठानी के बाद। इसकी भाषा शैली को हम देखते हैं। श्रीनिवास दास अपने उपन्यास की भूमिका में लिखते हैं, अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं। आप देख रहे होंगे कि दोनों की जो शुरुआत हो रही है एक ही टाइप से हो रही है। यहाँ पर नागरी और उर्दू भाषा के बारे में बताया जा रहा है। ऊपर में देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसमें स्त्रियों की शिक्षा को लेकर गौरी दत्त लिख रहे हैं कि बहुत सारी किताबें लिखी गई होंगी, लेकिन मैं जो किताब लिखा हूँ वो अलग ढंग की है, अलग रंग ढंग की है। और यहाँ पर लाला श्रीनिवास दास भी कुछ उसी टाइप से यहाँ पर लिख रहे हैं कि अब तक नागरी और उर्दू भाषा में, यहाँ पर देखिए मैं होना चाहिए था लेकिन यहाँ आप जब किताब पढ़ेंगे तो वहां पर मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। अनेक तरह की, जब वर्तमान समय में हम लोग लिखते हैं तो अलग अलग लिख देते हैं इसको, लेकिन देखिए यहाँ पर संयुक्त रूप से लिखा गया है। अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, परंतु मेरे जान इस रीति से कोई नहीं लिखी गई, इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि यह बात कहाँ से कही जा रही है, परीक्षा गुरु से। परंतु नई चाल होने से ही कोई चीज अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि साधारण रीति से तो नई चाल में तरह तरह की भूल होने की संभावना रहती है और मुझको अपनी मंद बुद्धि और भी अधिक भूल होने का भरोसा है। इसीलिए मैं अपनी अनेक तरह की भूलों से क्षमा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा दृष्टि पर रखता हूँ। भाषा शैली देखिए और लेखक का जो आग्रह है उसको भी आप समझ रहे होंगे। आगे लिखते हैं, यह सच है कि नई चाल की चीज देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पहल पढ़ने वाले का जी कुछ उलझने लगता है और मन उचट जाता है। इससे उसका हाल समझ में आने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ खुलासा किया चाहता हूँ। पहले तो पढ़ने वाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हाल पढ़ते ही चकरावेंगे, क्योंकि अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल ठेठसे सिलसिलेवार यथाक्रम लिखा गया है। जैसे कोई राजा बादशाह सेठ साहूकार का लड़का था, उसके मन में इस बात से यह रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भाषा शैली को भी आप देख रहे हैं कि उसका आमतौर पर हम लोग लिखते हैं उसका इस टाइप से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आधा स लिखा गया है। तो परीक्षा गुरु की जो भाषा शैली है उसको भी बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। उम्मीद है कि जो विद्यार्थी इसको अभी तक सीरियसली देख रहे होंगे वो परीक्षा में अगर
कथन आता है तो आराम से पकड़ लेंगे कि ये परीक्षा गुरु का है। आगे वो लिखते हैं कि ऐसा सिलसिला कुछ भी नहीं मालूम होता। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर सिंभू दयाल उनके साथ हैं। इनमें मदन मोहन कौन, ब्रज किशोर कौन, चुन्नीलाल कौन और सिंभू दयाल कौन है, उनका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है, हर एक की हालत क्या है, यहाँ इस समय किस लिए इकट्ठे हुए हैं, यह बातें पहले से कुछ भी नहीं जताई गई। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने अपने मौके पर सब भेद खुलता जाएगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। परंतु जो साहब इतना धैर्य न रखेंगे वह इसका मतलब भी नहीं समझेंगे। तो ध्यान में रखिए, भूमिका में ही उपन्यासकार ने बता दिया है कि अगर आप परीक्षा गुरु उपन्यास को ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, वरना अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। आगे वे लिखते हैं कि अलबत्ता किसी नाटक में यह रीति पहले से पाई जाती है, परंतु उसकी इसकी लिखने की रीति जुदी जुदी है। नाटकों में जिसका वचन होता है उसका नाम आदि में लिख देते हैं और वह पैराग्राफ, उसका वचन समझा जाता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन के भीतर कहने वाले का वचन लिखा जाता है और कहने वाले का नाम वचन के बीच में या अंत में जहां तक पुस्तक रचने वाले को जगह मिलती है वह लिख देता है, अथवा नाम लिखे बिना पढ़ने वाले को कहने वालों का वचन मालूम हो सके तो नहीं भी लिखता। एक आदमी का वचन बहुत करके एक पैराग्राफ में पूरा होता है, परंतु कहीं कहीं किसी किसी के वचन में और विषय आ जाते हैं, तो ऐसे चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में पहला वचन पूरा किए बिना दूसरे पैराग्राफ के आदि ऐसे चिन्ह लगाकर उसी का वचन जारी रखा जाता है और वचन के बीच में दूसरे का वचन आ जाता है तो वहां उस वचन को अलग दिखाने के लिए उस पर भी अक्सर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए जाते हैं। परंतु जो वचन ऐसे चिन्हों के भीतर नहीं होते वह पुस्तक रचने वाले की तरफ से होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि परीक्षा गुरु के जो उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास, वो इसके शिल्प पक्ष पर भी बात कर रहे हैं कि कैसे उपन्यास में शुरुआत हम करने जा रहे हैं और जो भी शुरुआत करने जा रहे हैं वो पहले नाटक में होता था, लेकिन हमने भी यहाँ पर कुछ प्रयोग किया है और बता रहे हैं कि अगर किसी संवाद को हुबहू आप लेते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि ये जो उपन्यास का लेखक है, उपन्यासकार है, उसी की तरफ से बोला गया है। आगे वे लिखते हैं और चिन्हों में ऐसा कॉमा, किंचित विश्राम, ऐसा सेमीकोलन अथवा कोलन, अर्ध विश्राम, ऐसा फुल स्टॉप, पूर्ण विश्राम, ऐसा इंट्रोगेशन, प्रश्न की जगह ऐसा एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य अथवा संबोधन वगैरह के जो शब्द जोर देकर बोलने चाहिए उनके आगे ऐसा चिन्ह बात अधूरी छोड़ने के समय लगाया जाता है और ऐसे चिन्हों पेरेंथीसिस के भीतर पहले पद का खुलासा अर्थ या चलते प्रसंग में कोई दुतरफी अथवा विशेष बात जतानी होती है तो वह लिख देता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि शिल्प पर बातचीत की जा रही है, इसीलिए परीक्षा गुरु को उपन्यासों के प्रथम उपन्यास कौन है उसकी दौड़ में शामिल किया जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा कि अंग्रेजी ढंग का ये पहला उपन्यास है। इस टाइप से उन्होंने कुछ लिखा हुआ है इतिहास ग्रंथ में, आप पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। वैसे भी इसके शिल्प और वाक्य विन्यासों से आप सभी अच्छे से परिचित हो रहे होंगे। आगे वे लिखते हैं कि इस पुस्तक के रचने में मुझको महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और स्त्री बोध आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिली। इसीलिए इन सब का मैं बहुत उपकार माना हूँ और दीनदयालु परमेश्वर की निर्हेतुक कृपा का सच्चे मन से अमित उपकार मानकर यह लेख समाप्त करता हूँ। और ये बात उन्होंने लिखी 25/11/1884। सज्जनों का कृपाभिलाषी श्रीनिवास दास, दिल्ली से। अच्छा, ये उपन्यास आप जब पढ़ रहे हैं, इसकी भूमिका जब आप पढ़ रहे हैं, तो अगर हरियाणा से अगर आप जुड़े होंगे तो जो वहां पर थोड़ी मिक्स भाषा यूज की जाती है, लगभग श्रीनिवास दास
जैसे सै, मैं, इस तरीके से इन्होंने कई शब्दों का प्रयोग किया है। तो परीक्षा गुरु के शिल्प से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। श्रीनिवास दास ने इस उपन्यास को रचने में किससे किससे सहायता ली, ये उपन्यास क्यों लिखा, इसके बारे में पूरा भूमिका में बता दिया गया। जब आप परीक्षा गुरु उपन्यास पढ़ेंगे तो इसको प्रकरण में बांटा गया है, और इससे पहले की वीडियोज में मैंने बताया था कि कुल कितने प्रकरण हैं, और हर प्रकरण का आप देखेंगे कि शीर्षक दिया गया है। जैसे प्रकरण 1 है तो इसका शीर्षक दिया गया सौदागर की दुकान, ठीक है, और इसकी शुरुआत होती है, चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। लॉर्ड चेस्टरफील्ड के कथन को यहाँ पर उन्होंने लिया है। तो आप देख रहे हैं कि चतुर मनुष्य और मूर्ख मनुष्य दोनों की तुलना की गई है सौदागर की दुकान प्रकरण 1 के अंतर्गत। आगे वो कुछ पात्रों के बारे में लिखते हैं। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में नई नई फैशन का अंग्रेजी असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शिंभू दयाल उनके साथ हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो परीक्षा गुरु उपन्यास है, इसके पात्रों से भी आप भली भांति परिचित हो गए कि कौन कौन से इसके पात्र हैं। उम्मीद है कि ये दोनों उपन्यास जो हमने अभी जिक्र किया, इनकी भूमिकाओं को आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे, और आपको अच्छा लगा होगा कि अच्छा, हम तो उपन्यास पूरा पढ़ रहे थे लेकिन भूमिका नहीं पढ़ रहे थे। अब टेक्स्ट बुक मिलेगी, मूल किताब मिलेगी, तो सबसे पहले हम भूमिका ही देखेंगे। आगे जिस उपन्यास पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, शेखर एक जीवनी, काफी इंपॉर्टेंट उपन्यास है ये। शेखर एक जीवनी लगभग हर युवा विद्यार्थी इसको जरूर पढ़ता है अपने समय में। इसकी शुरुआत कैसे होती है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। मान लीजिए एक कथन पूछ लिया जाए तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं वो तुरंत बता देंगे कि शेखर एक जीवनी से ये ली गई है पंक्ति। आगे आगे लिखते हैं शेखर एक जीवनी में कि शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। हो सकता है कि आगे के एग्जाम में पूछा जाए कि शेखर एक जीवनी लिखते हुए आगे ने कितने वर्षों तक परिश्रम किया था, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं वो तुरंत बता देंगे कि 10 वर्ष का परिश्रम था, 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। कई बार एग्जाम में इतना दूर पूछा जाता है, घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न कौन सा उपन्यास है, तो अब आप बता देंगे शेखर एक जीवनी, ठीक है। तो इन सारे कोटेशनों को जरूर ध्यान में रखिए, आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आगे आगे लिखते हैं, आप इसे शेखी मान सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला, नहीं, आप मेरे एक एक शब्द को फिर से ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। तो इस कोटेशन को आप अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे आगे लिखते हैं कि संभव है आप जानना चाहें वह रात कैसी थी, किंतु वैसी बातों का वर्णन शक्य नहीं होता, न उसका आपके लिए कोई प्रयोजन ही है। आपके लिए तो उसका यही वर्णन और यही महत्व हो सकता है कि उसमें मैंने यह विजन देखा था। वह रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई, इसके संबंध में मैं इतना बता सकता हूँ कि जब आधी रात को डाकुओं की तरह आकर पुलिस मुझे बंदी बना ले गई और उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत फिर कहा सुनी हुई और फिर थोड़ी सी मारपीट भी हो गई, तब मुझे ऐसा दिखने लगा कि मेरे जीवन की इतिश्री शीघ्र होने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, इसका प्रकाशन 1940 में हुआ। उसके 10 साल पहले अगर आप जाएं तो 1930 हो गया, ठीक है। ये दौर क्या था, स्वाधीनता आंदोलन का था, और आगे इत्यादि जो हैं वो चंद्रशेखर, यशपाल, भगत सिंह, इन लोगों के साथ इन लोगों का उठना बैठना था। एक तरीके से कहने का मतलब है कि आगे भी क्रांतिकारी थे, और पूरे वाक्य से पता चल गया होगा। अब उनको लगा कि उनको भी फांसी की सजा हो जाएगी, जैसे भगत सिंह और अन्य उनके साथियों को हुई थी। आगे वे लिखते हैं, फांसी का पात्र मैं अपने को नहीं समझता था, न अब समझता हूं, लेकिन उस समय की परिस्थिति और अपनी मन स्थिति के कारण यह मुझे
असंभव नहीं लगा, बल्कि दृढ़ विश्वास हो गया कि भवितव्य मेरे सामने है। ऊपर मैंने कहा कि घोर यातना व्यक्ति दृष्ट बना देती है। यहाँ यह भी कहूं कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर दृष्टा होने के लिए तैयार करती है। आप देख रहे हैं दोनों तरीके की बातें यहाँ पर हो रही है कि घोर यातना व्यक्ति दृष्ट बना देती है, लेकिन अगर इसको घुमाकर कहा जाए कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर दृष्टा होने के लिए तैयार करती है। आगे लिखते हैं कि मेरी स्थिति मानो भावानुभावों के घेरे से बाहर निकलकर एक समस्या रूप में मेरे सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है, जो उस जीवन का मोल क्या है, अर्थ क्या है, सिद्धि क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए, इस जिज्ञासा की अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा। एक निजी और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझ सुलझ कर हाथ में आने लगे। पाँव फटने तक सारा चित्र बदल गया। अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे, लेकिन देह जैसे झर गई थी, धूल हो गई थी। थक कर किंतु शांति पाकर मैं सो गया और 2-3 दिन तक सोया रहा। यही उस रात के बारे में कह सकता हूँ। उसके बाद महीना भर तक कुछ नहीं हुआ। 1 मास बाद जब मैं लाहौर किले से अमृतसर जेल ले जाया गया, तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिन में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। पेंसिल से लिखे हुए वे 300 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर देने में लगाए हैं। उसी को शरीर देने के लिए, इसीलिए कि वैसी इंटेंसिटी, तीव्रता केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती। वह जीवन में ही मिल जाए तो कल्पना से उसे संयत ही किया जा सकता है, पूर्वापर का जामा ही पहनाया जा सकता है। यदि आपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया होगा तो आप पाएंगे कि अथक कार्यशील इन प्राणियों में उनके सारे कृतित्व के नीचे छिपी हुई एक कठोर नियति रहती है। क्रांतिकारी अंतोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं। मान लीजिए यही कोटेशन पूछ लिया जाए कि क्रांतिकारी अंतोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, किस उपन्यास से लिया गया, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें वह गीता के कर्मयोग से एक सीढ़ी आगे होता है, क्योंकि वह कर्ता को निरा निमित्त नहीं बना देता। यदि यूं कहा जाए कि क्रांतिकारी का नियतिवाद अटल नियति की स्वीकृति न होकर जीवन की विज्ञान संगत कार्य कारण परंपरा पर गहरा विश्वास होता है, तो शायद सच्चाई के निकट होगा। मेरा ख्याल है कि आज के अधिकांश वैज्ञानिक कुछ इसी प्रकार के नियतिवादी हैं। तो आप देख रहे हैं कि शेखर एक जीवनी की भूमिका में अज्ञे किस तरीके से क्रांति और विज्ञान को एक दूसरे से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वे लिखते हैं कि तो शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नियति के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है, क्योंकि उसे पहचान लेना ही जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, अतएव प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है। यह भी एक मार्ग है, लेकिन इस तर्क परंपरा को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है, उसके लिए जीवन को सह बनाने का दूसरा उपाय यही हो सकता है। इसलिए आप पाएंगे कि जीवनी के पहले भाग में शेखर अपने बाल्यकाल की छोटी छोटी घटनाओं की भी जांच कर रहा है। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि शेखर एक जीवनी का जो पहला भाग है उसमें शेखर अपने बाल्यकाल यानी कि बचपन की छोटी छोटी घटनाओं की भी जांच कर रहा है। बाल्यकाल का अध्ययन स्वयं अपना महत्व रखता है और विदेशों के कई कलाकारों ने बाल्य मन का अध्ययन और चित्रण किया है, लेकिन जीवनी में यह अध्ययन साध्य नहीं है। यह केवल उन सूत्रों को खोजने का साधन है जो होते हैं प्रत्येक जीवन में, किंतु जिन्हें देखने की शक्ति सदा नहीं होती। वह तो तब मिलती है जब किसी घटना की चोट से जीवन दीप्त हो उठता है, या तब जब यातना की तीव्रता से व्यक्ति ही सूक्ष्म दृष्टा बन जाता है। अपनी रचना के बारे में
कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन शेखर का और अपना संबंध ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसी में उसके जीवन की महानता और इसी में उसकी दीनता है। महानता इसलिए कि उसकी जिज्ञासा में लगन है, निष्ठा है। दीनता इसलिए कि इस तीव्रता के कारण ही वह कई जगह सच्चा शोधक न रहकर केवल हेतुवादी रह जाता है और उसका हेतुवाद करुण और दयनीय जान पड़ने लगता। तो संक्षेप में यही शेखर एक जीवनी की बुनियाद की कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विजन नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है, लेकिन मैं मानता हूं कि फलसफा भी है, अंततः दृष्टि है, विजन है और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूं, दर्शन। तो इस कोटेशन को जरूर आप ध्यान में रखेंगे कि जहां पर शेखर एक जीवनी की बुनियाद के बारे में अज्ञे ने बताई और बाद में पाठकों की तरफ संकेत कर रहे हैं कि आप कहेंगे कि यह तो एक विजन नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है, लेकिन मैं मानता हूं कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विजन है और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूं, उसका नाम है दर्शन। तो इसको आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये कोटेशन के तौर पर भी पूछा जा सकता है और विकल्पों में भी ऑप्शंस के रूप में देखे जा सकते हैं कुछ शब्द। जीवनी में ही जीवनी की भूमिका लिखते समय दूसरा पार्ट है उनका, क्या यह जीवनी आत्मजीवनी है? यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, बल्कि शायद पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि पाठक पूर्व धारणा बनाकर चलेगा। हिंदी में जहां प्रत्येक कवि अपनी स्त्री को लक्ष्य करके लिखता है, जहां वियोग की कविता इतने भर से प्रमाणित मान ली जाती है कि उसे अमुक जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा है, वहां यही आशा करना व्यर्थ है कि शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति की अपने मुंह कही हुई जीवनी है, उसके लेखक की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। मुझे याद है 3 वर्ष पहले जब मेरी एक कविता द्वितीया छपी थी, तब उसके कई एक पाठकों ने मुझे संवेदना के पत्र लिखे थे और एक ने यहाँ तक लिखा था कि मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, क्योंकि स्वयं उसी परिस्थिति में होने के कारण मैं आपकी अवस्था बखूबी समझ सकता हूँ। पत्र के संपादक ने भी यद्यपि कुछ मजाक में पूछा था कि आपका पहला विवाह तो हुआ नहीं, दूसरी पत्नी से यह झगड़ा कैसा है? तो इस प्रसंग को जानने के लिए आपको अज्ञे की एक कविता है द्वितीया। अगर जो भी विद्यार्थी जेएनयू से एमए कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, वो भली बातें इस कविता को पढ़े होंगे। द्वितीया कविता जो है, इसको गोविंद प्रसाद सर पढ़ाया करते थे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। तो ये अज्ञे की कविता रही है और अज्ञे लिख रहे हैं कि हो सकता है कि कई पाठक कहें कि शेखर एक जीवनी अज्ञे की है, क्योंकि वो पूर्ण धारणा से ग्रसित होंगे। और वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि मैं जब द्वितीया नाम की कविता लिखी तो कई लोगों को लगा कि उनकी जो पहली पत्नी है उसका निधन हो गया, और इसी में से एक व्यक्ति जिनकी पहली पत्नी का निधन हो गया था, तो वो अनुभूत कर रहे थे, उनको लग रहा था कि जो लेखक है, जो कवि है, वो भी मेरे ही अवस्था से गुजर रहा है। यहाँ तक कि संपादक ने भी उनसे पूछ लिया कि आपका पहला विवाह तो हुआ ही नहीं, तो दूसरी पत्नी से झगड़ा कैसा? ऐसे आगे भी लिखते हैं इस बारे में, ऐसे व्यक्तियों को यदि प्रमाण मिल जाए कि मैं बिना एक भी विवाह हुए दूसरे विवाह की बात लिख दी है, तो वे समझेंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। यह कहते खेद होता है, किंतु बात है सच की आजकल का अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है कि आत्मघटित आत्मानुभूति नहीं, क्योंकि अनुभूति बिना घटित के भी हो सकती है, का वर्णन ही बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। यह बात हिंदी के कम लेखक समझते या मानते हैं कि कल्पना और अनुभूति सामर्थ्य सेंसिबिलिटी के सहारे दूसरे के घटित में प्रवेश कर सकना और वैसा करते समय आत्मघटित की पूर्ण धारणाओं और संस्कारों को स्थगित कर सकना, ऑब्जेक्टिव हो सकना ही लेखक की शक्ति का प्रमाण है। इसके विपरीत लेखकों में ऐसे अनेक मिल जाएंगे जो ऐसी अनुभूति, मैं फिर कहता हूं कि आत्मघटित ही आत्मानुभूति नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूत हो सकता है यदि हम में सामर्थ्य है कि हम उसके प्रति खुले रह सकें। तो देखिए यहाँ पर बातें बहुत ही फिलोसॉफिकल ढंग से कही जा रही हैं। हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को समझने में मुश्किल भी आ रही होगी कि आखिरकार अज्ञे जी कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 चीजों की बात की जा रही है, आत्मघटित और आत्मानुभूति।
तो क्या ये एक दूसरे से अलग हैं या फिर एक ही हैं? आगे का मानना है कि दोनों एक हो सकता है यदि हमें सामर्थ्य है कि हम उसके प्रति खुले रह सकें, पर कि ये सेकेंड हैंड अतएव घटिया और असत्य कहेंगे, ऐसे व्यक्तियों के लिए टीएस इलियट की उस उक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा, जो वास्तव में इसका एकमात्र उत्तर है। देयर इज ऑलवेज ए सेपरेशन बिटवीन द मैन हु सफर्स एंड द आर्टिस्ट हु क्रिएट्स, एंड द ग्रेटर द आर्टिस्ट द ग्रेटर द सेपरेशन। यानी कि इसका यहाँ पर अनुवाद किया गया, और ये अनुवाद काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा गया है। भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी यह अंतर होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से सफर कर रहा है, गुजर रहा है, मान लीजिए किसी को बुखार आया हुआ है, तो इस बुखार को अनुभूत करके अगर कोई जो कलाकार उसको बता रहा है, वो ऐसे बताए मानो ऐसा लगे कि बहुत उसमें अंतर है। यानी कि भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है कि जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी अंतर होगा। अगर मान लीजिए कि अगर पता चल जाए कि ये तो कवि की ही पीड़ा है, पीड़ा ऐसी हो कि लगे कि ये सबकी पीड़ा हो गई है, अंतर हो गया हो एकदम, ठीक है, कवि से उसको कोई जोड़कर न देखे, ऐसा मानना था टीएस इलियट का, ठीक है। तो क्योंकि आप देखेंगे अज्ञेय का प्रभाव, अज्ञेय के ऊपर प्रभाव रहा है टीएस इलियट का। आगे भी लिखते हैं कि उपरोक्त कथन के बाद यह कहने की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि यद्यपि शेखर का जीवन दर्शन सामान्यतया उसके लेखक का भी जीवन दर्शन है, तथापि उसमें जहां तहां शेखर जिन रेशनलाइजेशंस या फैलासिस की शरण लेता है वे शेखर की ही हैं, उसके लेखक की नहीं। यानी कि वो बार बार इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं कि जब आप शेखर एक जीवनी पढ़ेंगे तो मुझे भी देखेंगे, यानी कि अज्ञेय को भी आप देखेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर शेखर अंतर है शेखर और उनके में, जहां पर रेशनलाइजेशन की बात आती है, फैलासिस की बात आती है, वहां पर शेखर अलग हो जाता है और लेखक अलग हो जाता है। तर्क की ऐसी करुण भूलें सभी करते हैं, लेकिन एक कहानी के पात्र में जो त्रुटि है वही ठीक त्रुटि उसके लेखक में भी है, यह मानना गलती है। यहाँ इसलिए कहना पड़ता है कि हिंदी का पाठक ऐसी भूल प्रायः करता है और मैं अनुभव से जानता हूं। लेकिन यह एक लंबा विषयांतर हो गया है और मुझे मानना पड़ेगा कि इलियट के कथनानुसार मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो सका हूं। शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो न्यूनाधिक मात्रा में एक संश्लिष्ट चरित्र नहीं है, तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है, और यह अभिसिंचन ऐसा है कि उससे यह कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता कि अंतोगत्वा सभी गल्प साहित्य आत्मकथा मूलक है। यह नहीं कहा जा सकता कि सभी गल्प साहित्य आत्मकथा मूलक है, यानी कि जो भी इतिहास को आधार बनाकर कथा साहित्य लिखे गए हैं वो सभी क्या है, आत्मकथा मूलक हैं। ये नहीं कहा जा सकता, इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। अपने ही जीवन का चित्रण नहीं तो प्रक्षेपण है, अपने स्यात की कहानी है। शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, इसीलिए इलियट का आदर्श जिसकी महानता मैं मानता मुझसे नहीं निभ सका है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है। तो बार बार ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि शेखर एक जीवनी पढ़ेंगे तो मेरा भी उसमें आपको रूप दिखाई पड़ेगा, और इलियट को तो मैं भी मानता हूं, लेकिन उसको मैं ठीक से निभा नहीं पाया हूं। यानी जो बड़ा अंतर होना चाहिए था कलाकार की कलाकृति या फिर जो भोगे हुए प्राणी और कलाकार के बीच में अंतर होना चाहिए, बड़ा अंतर, वो नहीं हो पा रहा। और रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल सफरिंग है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। इतना और ऐसी निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी की निज बात कहकर उड़ा सके। मेरा आग्रह है कि उसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है कि वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। लेकिन इतना सब होते हुए भी मैं जानता हूं कि यदि इस उपन्यास का सूत्रपात दूसरी परिस्थिति में और दूसरे ढंग से और शायद दूसरे अधिक समर्थ हाथों से हुआ होता तो इसकी भूमिका की आवश्यकता न रहती, और न ही इसकी संपूर्ण उपेक्षा करते हुए पाठक के यह कहने की गुंजाइश रहती कि शेखर में घटनाओं की तो बात ही क्या, स्थान भी लेखक के देशाटन की परिचर्या से मेल खाते हैं। यद्यपि यह कहने के लिए
लेखक को मेरे संबंध में विशेष रूप से जानकार होना पड़ता। इस अंतिम साम्य के बारे में एक बात कह दूं, शिशु मानस के चित्रण की सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ के खंडों में घटना स्थल अपने ही जीवन से चुने हैं, फिर क्रमशः बढ़ते हुए शेखर का जीवन और अनुभूति क्षेत्र मेरे जीवन और अनुभूति क्षेत्र से अलग चला गया है। यहाँ तक कि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रगति का दर्शक और इतिहासकार हूँ और उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का भी वश नहीं रहा है। एक पात्र के सृष्टा के लिए यह कहना उचित है या नहीं, पात्र सचमुच ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है या नहीं, लेखक के हाथों का कठपुतला न रहकर स्वयं लेखक को बाध्य कर सकता है या नहीं, ऐसे गूढ़ प्रश्नों में जिनकी रुचि हो वे पिरांडेलो की साक्षी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर आगे लिख रहे हैं कि कई जगह पर अलगाव तो दिखाई देता है, लेकिन मैंने स्वयं अनुभव किया कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति की प्रगति का दर्शक और इतिहासकार हूं। उसके जीवन पर मेरा किसी तरह का भी वश नहीं रहा। एक पात्र के सृष्टा के लिए यह कहना उचित है या नहीं, पात्र सचमुच ऐसा है, स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता है या नहीं, लेखक के हाथों का कठपुतला न रहकर स्वयं लेखक को बाध्य कर सकता है या नहीं, ऐसे गूढ़ प्रश्नों में जिनकी रुचि हो वे पिरांडेलो की साक्षी ले सकते हैं। तो इन सारे कथनों को आप अपने दिमाग में रखिए। थोड़ा सा जब आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि बोझिल सा लगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम में बैठना है। जो भी थोड़ा अंतर दिखाई पड़े तो वही कवर करना है, मतलब कि एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी की भूमिका में तीसरा खंड है कि जीवनी का सूत्रपात कैसे हुआ और उसके पाठक किस रोशनी में देखें। इसके बारे में मुझे जो निवेदन करना था वह मैं कर चुका हूं, लेकिन शायद इसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है, क्योंकि पाठक के सामने इस भूमिका के साथ जीवनी का एक भाग पहुंचेगा, दो बाकी रह जाएंगे। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि आगे लिखते हैं कि हमने जीवनी पर तो बातचीत कर ली कि आखिरकार जीवनी क्या है, और लेकिन इसकी भूमिका पर हम बात करेंगे तो पाठक तक केवल एक ही भूमिका पहुंच पाएगी, 2 बाकी रह जाएंगी। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है। तीनों भाग एक ही कथा सूत्र से गूंथे होकर भी अलग अलग भी प्राय संपूर्ण है। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। तो ये कोटेशन आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आ जाए कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। किस उपन्यास के संदर्भ में ये बात कही जा रही है, शेखर एक जीवनी से आप जोड़ लेंगे। आगे लिखते हैं कि ऐसा न भी होता तब उन्हें अलग अलग छापा जा सकता है। ऐसा होने पर तो विशेष सफाई देने की जरूरत नहीं है। एक भाग पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना नहीं चाहेंगे। उनको यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने अधूरी कहानी पर वक्त बर्बाद किया। वे एक को ही पूरा उपन्यास मान सकते हैं, उसी पर अपनी राय भी कायम कर सकते हैं। मैं पक्षपात की शिकायत नहीं करूंगा, किंतु जो पाठक पहला भाग पढ़ते हुए यह जानना चाहते हैं कि शेष भाग वे क्यों पढ़ें या उनके बारे में कैसी पूर्व धारणा बनाकर चलें, उनके लिए कुछ निवेदन करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। अतः उन पाठकों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अभिप्राय की यदि उतना दंभ कर सकूं तो कुछ कहूं कि संदेश की दृष्टि से शेखर के 3 भागों में एक एकांतता है। कालीन के रंग बिरंगे बाने को जैसे मोटे और सख्त बटे हुए सूत का एक रंगा ताना धारण करता है और सहता है, उसी तरह जीवन के 3 भागों की रंगीन गाथा में मेरे अभिप्रेत मेरे कथ्य का एक तंतु है, जो एक है, अविभाज्य है, मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शेखर एक जीवनी के संदर्भ में वो लिखते हैं कि शेखर के 3 भागों में एक एकांतता है। कालीन के रंग बिरंगे बाने को जैसे मोटे और सख्त बटे हुए सूत का एक रंगा ताना धारण करता और सहता है, उसी तरह जीवन के 3 भागों की रंगीन गाथा में मेरे अभिप्रेत मेरे कथ्य का एक तंतु है। यहां से ध्यान में रख सकते हैं, मेरे कथ्य का एक तंतु है जो एक है, अविभाज्य है, मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का दर्शन है। जीवनी को गढ़ते हुए मैंने कथा वस्तु को गढ़ने का यत्न किया है, इसीलिए वह चाहे कैसी भी हो उसे लेकर मैं पाठक के आगे प्रार्थी के रूप में तो आ सकता नहीं, पर इतना कहूंगा कि यदि आप निर्णेता होने का हौसला करते हैं तो पहले पूरा पढ़ने की उदारता भी दिखाइए।
शेखर से आपका साक्षात करा देने के बाद अब मैं अलग हट जाता हूं, तब आप उससे स्वयं परिचय प्राप्त करें। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह अच्छा संगी नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चलकर आपके उसके प्रति भाव कठोर नहीं होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये बातें आगे शेखर एक जीवनी की भूमिका में लिख रहे हैं, शेखर को इंट्रोड्यूस कराते हुए, उसका परिचय देते हुए। आगे लिखते हैं, और कौन जाने आज के युग में जब हम आप सभी संश्लिष्ट चरित्र हैं, तब आप पाएं कि आपके भीतर भी कहीं एक शेखर है जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र और ईमानदार है, घोर ईमानदार। तो ये तो पहली संस्करण की भूमिका रही। ठीक है, तो पहले संस्करण की लंबी भूमिका रही, आप लोगों ने धैर्य बनाकर पूरी सुनी होगी। आगे वो लिखते हैं पुनश्च द्वितीय संस्करण की भूमिका। जैसा कि एक वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि भाग 1 की 4 संस्करण निकले हुए थे, तो ये द्वितीय संस्करण की भूमिका है। उसमें वो लिखते हैं, यह संस्करण प्रथम संस्करण की पुनरावृत्ति ही है, किंतु जहां तहां कुछ संशोधन किया गया है। अंग्रेजी उद्धरणों के या वाक्यों के अनुवाद भी दे दिए हैं। प्रथम संस्करण में अनुवाद नहीं दिए गए थे। विज्ञों ने राय दी थी कि छोटे छोटे पद्यांशों का गद्यानुवाद करने से उनका चमत्कार नष्ट हो जाएगा, किंतु हिंदी के पाठक और आलोचक का अपने अधिकार पर आग्रह है। प्राण रहे न रहे, दें उसे चाहिए। जो अनुवाद दिए गए हैं दोनों भाषाएं जानने वालों को वे रद्दी और अनर्थकर जान पड़े तो उनसे प्रार्थना है मुझे क्षमा कर दें। ठीक है, क्योंकि वे कम से कम देवनागरी हिंदी तो हैं, फिर जो आत्मा तक पहुंच सकते हैं उन्हें रूप सज्जा पर आग्रह नहीं करना चाहिए, वे मूल पढ़ सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है फांसी शब्द से। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, हो सकता है पूछ लिया जाए कि किस उपन्यास की शुरुआत फांसी शब्द से होती है। आगे लिखा गया कि जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियां, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं या औजार असमर्थ हैं, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में ऐसी भोली हृदयहीनता। फांसी, फांसी क्यों? अपराधी को दंड देने के लिए। पर इससे क्या वह सुधर जाएगा? इससे क्या उसके अपराधों का मार्जन हो जाएगा? जो अमिट रेखा उसके हाथों खींची है, वह क्या उसके साथ मिट जाएंगी? फांसी दूसरों को शिक्षा देने के लिए, पर यह कैसी शिक्षा है कि जीवन के प्रति आदर भाव सिखाने के लिए उसी की घोर हृदयहीन उपेक्षा का प्रदर्शन किया जाए। और इससे भी कभी कोई सीखा है? मुझे तो फांसी की कल्पना सदा मुग्ध ही करती रही है। उसमें सांप की आंखों सा एक अत्यंत तुषारमय किंतु अमोघ सम्मोहन होता है। एक सम्मोहन, एक निमंत्रण जो कि प्रतिहिंसा के इस यंत्र को भी कवितामय बना देता है, जो कि उस बलिदान होते हुए अभागे या अतिशय भाग्यशाली को जीवन की एक सिद्धि दे देता है और उसके असमय अवसान को भी संपूर्ण कर देता है। और आखिर में लिखते हैं फांसी। तो ये शुरुआती पैराग्राफ था उपन्यास का, आपको परिचित कराना भी जरूरी था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आगे फांसी को किस तरीके से देख रहे हैं। आज वर्तमान समय में आप देखेंगे कि हर एक मुद्दे का समाधान फांसी को माना जाता है, और कई बार लोग मांग भी करते हैं अगर वो पीड़ित होते हैं तो। लेकिन यहाँ पर आगे देख रहे हैं आप कि किस तरीके से फांसी को व्याख्यायित कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने कुल 3 उपन्यासों के बारे में बातचीत की, उनकी भूमिकाओं के बारे में बात की। देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, शेखर एक जीवनी। तो ये वीडियो हो सकता है कि आपके लिए लंबा भी हो गया होगा और थोड़ा सा बोझिल भी हुआ होगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि भूमिका अक्सर बोझिल ही होती है, तो आपको इस बोझिल को दिल से लेने की जरूरत है, ताकि आप परीक्षा में कठिन से कठिन क्वेश्चंस को भी आराम से सॉल्व कर पाएं। तो उम्मीद है कि इन तीनों उपन्यासों की भूमिकाओं से आप सभी परिचित हो गए होंगे। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।